मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी। आज हम बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 18 के बारे में। धारा 18 बात करती है ट्रांसफर्स इन परपेट्यूटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, यानी लोक के फायदे के लिए शाश्वतिक अंतरण, यानी लोक फायदे के लिए जो शाश्वत अंतरण है वो किया जा सकता है। यानी कि द रेस्ट्रिक्शन इन सेक्शन 14, 16 and 17 shall not apply in the case of a transfer of property for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind। यानी कि धारा 14, 16 और 17 में के निर्बंधन ऐसे संपत्ति अंतरण की दिशा में लागू नहीं होंगे जो कि लोक फायदे के लिए धर्म, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, क्षेम को या मानव जाति के लिए फायदाप्रद किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया हो। यानी कि धारा 14 के जो नियम हैं शाश्वतता के विरुद्ध नियम, धारा 16 का जो नियम है अंतरण का किसी पूर्व के हित की निष्फलता पर प्रभावी होना, और जो धारा 17 बात करती है संचयन के लिए निर्देश। तो इन तीनों धाराओं में जो निर्बंधन लगाए गए हैं, जो कंडीशंस लगाई गई हैं या जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो धारा 18 के अंतर्गत यदि कोई अंतरण किया जाता है जो कि लोक फायदे के लिए है, धर्म के लिए है, ज्ञान वाणिज्य स्वास्थ्य के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, मानव जाति के लिए हैं, तो वहाँ पर जो धारा 14, 16 और 17 के ऐसे निर्बंधन लागू नहीं होंगे। यानी लोक फायदा के लिए जो किया गया अंतरण है वो शाश्वतिक हो सकता है, वो शाश्वत अंतरण हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रस्तुत धारा शाश्वतता के विरुद्ध नियम। यानी जो प्रस्तुत धारा है वो शाश्वतता के विरुद्ध नियम जो कि धारा 14 में हमने पढ़ा था, एवं संचयन के विरुद्ध नियम का संवैधानिक अपवाद सृजित करती है। यानी यह इन धाराओं का अपवाद है, धारा 14 का और धारा 17 का जो कि शाश्वतता के विरुद्ध नियम और धारा 17 में संचयन के विरुद्ध नियम बताए गए हैं, उनका अपवाद है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। शाश्वतता व संचयन के विरुद्ध नियम लोक नीति पर आधारित है। यानी जो शाश्वतता का नियम हमने देखा था कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को इस प्रकार से किसी अन्य को अंतरित नहीं कर सकता कि वो शाश्वत उस अन्य व्यक्ति की पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को बनी रहे, कि ए ने एक अपनी जो प्रॉपर्टी है बी को, फिर उसके बाद होने वाले उसके पुत्र सी को, फिर उसके पुत्र, फिर या उसके आने वाली संतान या उसके आने वाली संतान को, इस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को अंतरित नहीं कर सकता क्योंकि यह लोक निधि पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी को अंतरित करता और उसको मान्यता मिल जाती तो वो प्रॉपर्टी उसी परिवार से या उसी व्यक्ति के वंश से बंध जाती, और जो कि लोक नीति के आधार पर सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये शाश्वतता का जो नियम था वो हमने धारा 14 में पढ़ा था, और उसी प्रकार से संचयन के विरुद्ध नियम लोक नीति पर आधारित है। और संचयन का हमने नियम पढ़ा धारा 17 के अंतर्गत इससे पहले के वीडियो में, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का जब अंतरित करता है तो उसको जो अंतरिती है उस संपत्ति का, तो उसको ये निर्देश दे सकता है कि वो 18 वर्ष तक या अंतरणकर्ता के जीवन काल तक, ये अधिकतम अवधि है, दोनों में से जो भी अधिक हो उस अवधि के लिए उस अंतरित संपत्ति से होने वाली आय का संचयन अंतरणकर्ता के लिए करें। तो वहाँ पर सीमा 18 वर्ष और अंतरणकर्ता के जीवन काल तक ही लगाई दी गई थी, और उससे अधिक अगर अवधि के लिए संचयन के निर्देश जो थे वो शून्य बताए गए थे धारा 17 के अंतर्गत। हालांकि उसके जो धारा 17 का जो उपधारा 2 है उसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं, 3 अपवाद दिए गए थे। उसके अलावा एक सामान्य सिद्धांत जो था धारा 17 में संचयन का, वो अंतरणकर्ता के जीवन काल तक और 18 वर्ष तक था। इस प्रकार का निर्देश अंतरणकर्ता अंतरिति को दे सकता था। उससे अगर अधिक अवधि के लिए संचयन के निर्देश देता है धारा 17 में तो वो शून्य होते हैं और अंतरण प्रभावी होता है। लेकिन जो धारा 18 है वो धारा 14, वो धारा 16 और 17 के निर्बंधन धारा 18 में लागू नहीं होते। यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम और संचयन के विरुद्ध नियम का संवैधानिक अपराध कौन सा है? धारा 18 है। यानी शाश्वतता व संचयन के विरुद्ध नियम लोक नीति पर आधारित थे, तथा धारा 18 में वर्णित नियम
की नियम का जो आधार है वो भी लोक नीति है। यानी लोक नीति है, लोगों के फायदे के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। अर्थात शाश्वतता तथा संचय के विरुद्ध नियमों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति के हस्तांतरण न होने की बुराई से बचना है। यानी शाश्वतता का जो नियम लगाया गया था, शाश्वतता के विरुद्ध नियम कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी अंतरित नहीं कर सकता, क्योंकि उससे क्या होता है कि संपत्ति जो होती है वो नॉन ट्रांसफरेबल बन जाती है, यानी अहस्तांतरित बन जाती है। संपत्ति का आगे ट्रांसफ़र संभव नहीं हो पाता अन्य व्यक्तियों को। और संचयन के विरुद्ध नियमों का उद्देश्य, संचयन के विरुद्ध नियम भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति अंतरित कर सकता है, और जो संचयन की जो कंडीशन धारा 17 में बताई गई है वो एक सीमा है, उससे अधिक संचयन नहीं कर सकता, क्योंकि उससे अधिक संचयन करेगा तो फिर अंतरित संपत्ति को अंतरित करने का कोई महत्व नहीं रह जाता अंतरित को। और वो हस्तांतरण में भी एक प्रकार की बुराई है या हस्तांतरण से रोकती है, जो कि लोकहित में है। यानी शाश्वतता के विरुद्ध नियम और संचयन के विरुद्ध जो नियम है वो उसका मुख्य उद्देश्य संपत्ति को हस्तांतरण न होने की बुराई से बचाना है, तथा जो कि लोकहित में। दोनों नियम कौन से किस लिए बनाए गए हैं? लोकहित में बनाए गए हैं। परंतु शाश्वतता व संचयन यदि लोकहित में हो, लेकिन इस प्रकार की जो शाश्वतता प्रॉपर्टी इस प्रकार से ट्रांसफ़र की जाती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में चली रहे, या एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति में कंटिन्यू चलती रहे, इस प्रकार का शाश्वत ट्रांसफ़र किया जाता है। या संचयन के इस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं जो कि 18 वर्ष या फिर जो अंतरणकर्ता के जीवन काल से दोनों में से जो भी अधिक अवधि है उससे भी अधिक हो, और इस प्रकार का लोकहित में हो, तो धारा 14, 16 व 17 के जो प्रतिबंध हैं वो लागू नहीं होंगे। इस प्रकार लोकहित में किया गया अंतरण धारा 14, 16 व 17 में वर्णित प्रतिबंधों से मुक्त होगा। यानी धारा 14, 16 व 17 में जो भी कंडीशंस या जो भी रूल बताए गए हैं, जो भी निर्बंधन लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनसे धारा 18 पर प्रभावी नहीं होंगे यदि अंतरण लोकहित के लिए किया जाता है। अतः विधि में संपत्ति के पुण्यार्थ अंतरण को सदैव ही वैध माना जाएगा यदि लोक कल्याण के लिए, पुण्य के लिए इस प्रकार का अंतरण किया जाता है तो। परंतु पुण्यार्थ अंतरण का सार्वजनिक हित में होना आवश्यक है। यदि इस प्रकार का अंतरण किसके लिए? लोक कल्याण के लिए किया जाता है, सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो। सार्वजनिक हित धर्म के लिए हो सकता है, ज्ञान के लिए हो सकता है, वाणिज्य के लिए हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए, लोक स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, लोक सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है, अथवा अन्य मानव हित की दृष्टि से हो सकता है। यानी कि लोक किन किन कंडीशंस के लिए जो धारा 18 के अंतर्गत लोक लाभ के लिए शाश्वतिक अंतरण या शाश्वत अंतरण किया जा सकता है, वो कंडीशंस है लोक धर्म के लिए हो सकता है, लोक ज्ञान के लिए हो सकता है, लोक वाणिज्य के लिए हो सकता है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हो सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से अथवा अन्य मानव हित की दृष्टि से हो सकता है। इन उद्देश्य के लिए किए गए अंतरणों में शाश्वतता के विरुद्ध नियम एवं संचयन के विरुद्ध नियम जो कि हमने धारा 14 व धारा 17 में अध्ययन किया गया है, उसके प्रावधान यहाँ पर लागू नहीं होंगे। कोई अंतरण लोकहित के लिए है अथवा नहीं, ये तथ्यों पर निर्भर करता है। यानी किसी भी प्रकार का जो अंतरण किया जाता है वो लोगों के फ़ायदे के लिए है या नहीं है, ये अंतरण के जो तथ्य हैं उन तथ्यों के ऊपर पता लगेगा कि अंतरण किन तथ्यों के आधार पर किया गया है, किन बातों के आधार पर किया गया है। यानी उन तथ्यों के बारे में देख कर ये पता लगेगा कि ये जो अंतरण है वो लोक फ़ायदे के लिए है अथवा नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाना अथवा उसके ज्ञान की वृद्धि के लिए अंतरण करना लोक हित में नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ये जो धारा 18 को लागू होने के पीछे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इस प्रकार का जो अंतरण है या संचयन के जो आदेश हैं वो शाश्वतिक या शाश्वत तभी होंगे तब कि वो अंतरण या इस प्रकार का संचयन लोक लाभ के लिए किया जाए, मानव कल्याण के लिए किया जाए। लेकिन यदि कोई अंतरण किसी व्यक्ति के ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए या किसी व्यक्ति के
फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है तो वो इस प्रकार का अंतरण लोकहित की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार का अंतरण किया जाता है तो वहाँ पर जो है धारा 14, 16 और 17 के निर्बंधन लागू होंगे। लेकिन यदि इस प्रकार का अंतरण लोक फायदे के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, धर्म के लिए, ज्ञान, वाणिज्य, स्वास्थ्य, स्वयं को या मानव जाति के लाभप्रद किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर जो धारा 14, 16 व 17 के जो निर्बंधन हैं या जो वहाँ पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो लागू नहीं होंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि किसी प्रकार का अंतरण इस प्रकार का अंतरण किया जाता है जो कि लोक कल्याण के लिए हो, या इस प्रकार का अंतरण किया जाता है जिसमें उस संपत्ति से होने वाली आय का संचयन के निर्देश दिए जाते हैं जो कि किसी भी अवधि के लिए या शाश्वत हो सकते हैं। तो इस प्रकार के केस के अंतर्गत धारा 14, 16 व 17 के जो प्रतिबंध हैं वो लागू नहीं होंगे। इस प्रकार का अंतरण शाश्वत हो सकता है या इस प्रकार के जो संचयन के निर्देश दिए गए हैं अंतरिक्ष संपत्ति से होने वाली आय के, वो शाश्वत हो सकते हैं। यानी कि लोक कल्याणकारी अंतरण में या लोक कल्याणकारी संचयन की स्थिति में जो शाश्वतता के विरुद्ध नियम और संचयन के जो विरुद्ध नियम हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होते। यानी धारा 18 के अंतर्गत जो हमने देखा लोक कल्याण के जो बात की गई है या स्वयं को या मानव जाति के लाभप्रद किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसित करने के लिए अगर कोई अंतरण किया जाता है तो वहाँ पर धारा 14, 16 और 17 के जो निर्बंधन रहते हैं वो यहाँ पर धारा 18 में लागू नहीं होंगे। धन्यवाद।